Hello everyone. So today I am going to start with a new topic of chemical kinetics, that is molecularity of a reaction. As we have already discussed about the order of the reaction, हमने order की बात की थी पिछले लेक्चर में कि order जो है reaction का वो आप देख के पता नहीं कर सकते हैं कि भाई this is the order of reaction, but molecularity जो है आप कैसे देख के बता सकते हैं. रिएक्शन अगर आपको एक बैलेंस्ड रिएक्शन दे रखी है तो आप उस रिएक्शन को देख के ये कह सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इतने नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है. एटॉमिक फॉर्म में आपके पास रिएक्शन दे रखी हो, आयनिक फॉर्म में रिएक्शन दे रखी हो या मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन दे रखी हो, तो कितने आयन्स, कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट हो रहे हैं वो हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के पता लग जाता है. बट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर कभी भी हम थ्योरेटिकली जज नहीं कर सकते हैं. ऑर्डर जानने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन में जाना पड़ता है और एक्सपेरिमेंटली उसको फाइंड आउट करना पड़ता है. तो हम कभी भी ऑर्डर जो है, बार बार मैं इस चीज़ पे स्ट्रेस दे रही हूँ कि ऑर्डर या रेट लॉ जो है वो कभी भी हम एक्सपेरिमेंट से ही उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कभी भी हम उसको थ्योरेटिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. बट अगर हम मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलैरिटी कि भाई हमारे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है, कितने नंबर ऑफ एटम्स या कितने नंबर ऑफ आयन्स जो हैं वो आपस में एक रिएक्शन में कोलाइड हो रहे हैं. रिएक्टिंग स्पीशीज जो हैं आपस में कोलाइड हो रहे हैं, उनका कोलिजन हो रहा है और आपको प्रोडक्ट मिल रहा है. सपोज आई हैव अ वेरी सिंपल एंड अ जनरल रिएक्शन दैट A plus B gives you C. हमने एक जनरल रिएक्शन लिख ली है जिसमें A और B आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और C आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है. तो आप इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि आपके पास कितने नंबर ऑफ A यहाँ पे दे रखे हैं, दैट इज 1 ओनली. B की अगर बात करें तो B इज ऑल्सो 1. तो कितने मॉलिक्यूल जो हैं या कितने एटम जो हैं, हो सकता है ये A आपके पास आयन्स हो सकता है ये A आपके पास मॉलिक्यूल हो सकता है ये एटम्स हो. जिस भी फॉर्म में आपको इक्वेशन दे रखी होगी, एक केमिकल रिएक्शन दे रखी होगी, आप उसी की फॉर्म में बोलेंगे कि भाई हमारे पास इतने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड होके प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं या जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो कितने हैं, दैट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन. अगर एक मॉलिक्यूल है आपके पास या एक एटम है आपके पास या एक आयन है आपके पास, तो आप क्या कहते हैं कि द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दैट रिएक्शन इज 1 ओनली, और सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस. तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें in which how many number of atoms or molecules are present, 1 is of A and 1 is of B. The total number of molecules or atoms in this reaction which undergo collision and after collision they gives us product that is 2. तो इस reaction का जो molecularity है that is 2. Now आइए कुछ examples देखते हैं मॉलिक्यूलैरिटी से रिलेटेड. तो आपको कभी पूछ ले कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, एक चीज़ इसको हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर आपके पास दे रखी है, एक केमिकल रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड है, उसको देख के आप ये बता सकते हैं कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है. तो यहाँ से जो एक क्वेश्चन फ्रेम होता है जो बोर्ड्स में मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है, इट इज what is the difference between molecularity and order of reaction. Very important question. What is the difference between order and molecularity of a reaction? तो order experimental आपके पास एक कॉन्सेप्ट है,
एक्सपेरिमेंटली ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, आपके पास एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब हमने कल जो पिछले वाले लेक्चर में जो देखा था उसमें हम एक ऑर्डर निकाल रहे थे, एक रिएक्शन थी हमारे पास जिसमें आई थिंक एसिटल्डिहाइड हमें दे रखा था और उसका डिकम्पोजिशन हो रहा था। जब हमने उसका ऑर्डर फाइंड आउट किया था, मतलब आपको किताब में दे दिया है, आपने उसको याद कर लिया कि ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज व्हाट, इट इज 1.5। अदरवाइज आपके लिए ये चीज़ कोई इजी नहीं है कि आप ऑर्डर फाइंड आउट कर सकें। आपने जो किताब में लिखा है अभी तक इस लेवल पे जो आप देखते हैं जो किताब में लिखा है वही आप याद कर लेते हैं। जैसे अमोनिया है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन आपको बताया या अमोनिया का फॉर्मेशन आपको बताया, तो उसमें बोला कि दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उस रिएक्शन में जो रेट था रिएक्शन का, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। अगर ऐसा आपके पास कोई एग्जाम्पल रहता है तो उस केस में आप क्या कहते हैं कि जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो क्या है, जीरो है। अब देखने से, बार बार बात कर रही हूं कि देखने से नहीं पता चल सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट मॉलिक्यूलैरिटी देखने से ही पता चलती है कि मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शन की क्या हो सकती है। अगर आपकी किसी रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल हो या एक एटम हो जो पार्टिसिपेट कर रहा है, सपोज ऐसा रिएक्शन है, तो इसमें जो मॉलिक्यूलैरिटी आएगी वो क्या होगी, दैट इज 1। ऑर्डर हम देख के नहीं पता कर सकते। दूसरी बात हमने की कि भाई आपका जो ऑर्डर हो सकता है दैट मे बी फ्रैक्शनल, होल नंबर भी हो सकता है और साथ के साथ वो क्या हो सकता है, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। बट मॉलिक्यूलैरिटी, जो आपके पास मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होती। मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शन में नहीं होती, मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं होती। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है तो क्या रिएक्शन कराएंगे आप? जैसे हमने ऑर्डर को बोला कि ऑर्डर में बी जीरो, और ऑर्डर जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस आपको बताई भी गई कि ये वाली रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आपके पास डिकम्पोजिशन है हाइड्रोजन आयोडाइड का, दैट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बट मॉलिक्यूलैरिटी में हमें कोई मॉलिक्यूल चाहिए, कोई एटम चाहिए कि हमारा वो कोलाइड हो एक दूसरे के साथ और क्या करे, हमें प्रोडक्ट दे। तो हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी विल नेवर बी जीरो। तो दीज आर some main points of differences between order and molecularity of reaction. Now if this is the reaction कि A से हमें क्या मिल रहा है, C मिल रहा है, तो only one reactant is there. Such kind of reactions in which only one atom or one molecule or one ion is participating, those reactions are known as unimolecular reactions. Uni stands for one, unimolecular reactions, कि ऐसी reactions जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्टिंग स्पीशीज है, the reaction is known as unimolecular reaction. इसकी बात करें एक मॉलिक्यूल A का एक B का, तो such kind of reactions जिनमें दो आपके पास रिएक्टिंग स्पीशीज हों, दोनों के दोनों कोलाइड करें और आपको प्रोडक्ट दें, तो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस इन विच टू मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिंग टुगेदर, कोलाइड टुगेदर एंड दे विल गिव यू प्रोडक्ट आर नोन एज बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। चलिए आइए देखते हैं इनके कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स। यूनिमॉलिक्यूलर का एग्जांपल देख लेते हैं, बायमॉलिक्यूलर का देख लेते हैं, ट्राइमॉलिक्यूलर का आप रिएक्शन देख लीजिए, पर्टिकुलर रिएक्शन देख लीजिए। द फर्स्ट रिएक्शन विच इज द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। आपके पास पहली रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर और ऑक्सीजन में। तो इन दिस रिएक्शन, ये बैलेंस्ड एक केमिकल रिएक्शन है, ये पहले से ही मैंने बैलेंस करके रखा हुआ है उसको। अगर आप देखें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन दैट साइड, रिएक्टेंट साइड 2 हैं, इस तरफ भी 2 हैं, ऑक्सीजन आपके पास एक ये हो गया, हाफ इंटू 2 ये भी 1 हो गया, तो ऑक्सीजन भी 2
और हाइड्रोजन भी दो, दोनों साइड आपके पास बराबर हैं, तो दिस रिएक्शन इज व्हाट, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. सो इन दिस केस हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितना है, दैट इज ओनली 1. तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. अब दूसरे की बात करें, सेकंड पे आ जाइए. इसमें आप क्या देख रहे हैं, आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है जिसका क्या हो रहा है, उसका भी डिकम्पोजिशन हो रहा है. वो डिकम्पोज होके क्या बना रहा है आपके पास, वो डिकम्पोज होके आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है. और जब आपने इसको बैलेंस कर दिया तो आप क्या देख रहे हैं, कितने हाइड्रोजन आयोडाइड हैं यहाँ पे, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड्स. आपको पूछ ले, बताइए भाई इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, तो दैट इज 2. कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोजन आयोडाइड के आपस में कोलाइड हो रहे हैं, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स. एंड सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, राइट. बट हमने जब इसका ऑर्डर की बात की थी इस रिएक्शन की, तो हमने बोला था कि ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 0. Now the third one is in which 2 molecules of NO reacts with O2. आपके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में रिएक्ट हो रहे हैं. पहले आपने क्या देखना है कि भाई हमारी जो रिएक्शन है वो वाकई में बैलेंस्ड है. अगर नहीं है तो आप उसको बैलेंस करिए और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड में क्या हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं और आपको क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं. तो यहां पे अगर आप इस रिएक्शन को देखिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स participating or colliding in this reaction, that is 3. So this reaction is tri-molecular reaction. This is tri-molecular reaction. तो this is all about molecularity. चलिए देखें अपना अगला टॉपिक, इट इज मैकेनिज्म एंड रेट लॉ. अब हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एक सिंगल स्टेप में नहीं होती हैं. सम रिएक्शंस, सम केमिकल रिएक्शंस आर देयर जो एक या एक से ज्यादा स्टेप में आपके पास होती हैं. जैसे हमने ये वाला रिएक्शन लिखा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन के बीच में रिएक्शन है, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है. बट जब इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया तो क्या देखा गया कि भाई जो रेट है रिएक्शन का, द रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली एंड ओनली डिपेंडिंग अपॉन दैट नाइट्रोजन पेरोक्साइड एंड फ्लोरीन. और जब देखा गया तो रिएक्शन एक स्टेप में ना होके रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रही थी, जिसमें पहला स्टेप जो था आपके पास एक स्लो स्टेप था जिसमें इस तरह से कुछ रिएक्शन हुआ, इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिला. और दूसरे स्टेप में रिएक्शन इस तरह से हुई और आपको प्रोडक्ट ये मिला. फिर इसका जितना भी जो भी स्टडी किया गया, जितना भी इसके बारे में जाना गया, तो क्या देखा गया कि पहला जो स्टेप था वो स्लो स्टेप था. पहला जो स्टेप था वो स्टेप बहुत ज़्यादा स्लो था और जो दूसरा स्टेप था वो बहुत ज़्यादा फास्ट था. और इन सब चीज़ों को स्टडी करके एक जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला कि अगर आपके पास ऐसी रिएक्शंस हैं जो नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही हैं, तो उनमें से कोई ना कोई एक आधा स्टेप तो उसमें से क्या होगा, स्लो होगा, और कुछ स्टेप्स जो होंगे वो फास्ट होंगे. जैसे यही रिएक्शन है विच टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. एक स्टेप जो था वो स्लो था और दूसरा क्या था, फास्ट था. तो कंक्लूजन की बात हो रही है कि कंक्लूजन क्या निकला कि कैसे इस रिएक्शन में हम रेट है उसको डिटरमाइन करें. कंक्लूजन के बाद निकला और कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई आपका रेट ऑफ सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज ओनली एंड ओनली डिपेंडिंग अपॉन द स्लो स्टेप. अगर आपके पास इस तरह की रिएक्शन है जिसमें एक स्लो है एक फास्ट है, तो किस रिएक्शन पे, किस स्टेप पे आपका रेट जो है वो डिपेंड करेगा, दैट इज ओनली एंड ओनली स्लो स्टेप.
अगर इस रिएक्शन के रेट को हम लिखना चाहें, इससे पहले हम इस नेट रिएक्शन को लिख लेते हैं। नेट रिएक्शन आपके पास राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड आप ऐड कर दीजिए, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दीजिए, आपको जो नेट रिएक्शन मिलेगी वो यही मिल जाएगी। जो आपने स्टार्टिंग में एक रिएक्शन लिखी है वही हमारे पास एक नेट रिएक्शन है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नाउ इफ वी वांट टू राइट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन दिस स्टेप। इसी स्टेप के ऊपर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड करेगा। एंड इफ यू वांट टू राइट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, इट इज इक्वल टू the rate of reaction for this particular reaction becomes rate of reaction is equal to K into, देखिए आपके पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो कौन कौन से हैं, वन इज NO2 एंड द सेकेंड वन इज F2। तो हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहते थे कि रेट जो है आपके पास रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, इनके ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी किसी के ऊपर नहीं। इसके ऊपर नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेप कैसा है, फास्ट है। हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्टेप देखना है, स्लो स्टेप देखना है। और स्लो स्टेप के भी क्या देखने हैं, रिएक्टेंट्स देखने हैं। प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, रेट लॉ में प्रोडक्ट की कोई बात नहीं हुई है, बात हुई है तो सिर्फ और सिर्फ किसकी, रिएक्टेंट्स की। तो यहां से अगर हम रेट लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिएक्शन का रेट, इट इज इक्वल टू K इनटू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। दीज आर द रिएक्टिंग स्पीशीज ऑफ या रिएक्टेंट्स ऑफ स्लो स्टेप रिएक्शन। सो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक रिएक्शन दे दी जाए, उसको दो स्टेप्स में आपको तोड़ के लिखा गया हो, एक स्लो बता दिया एक फास्ट बता दिया, तो आपने जो रेट लिखना है वो कैसे लिखना है, जो स्लो स्टेप की जो रिएक्शन होगा या स्लो स्टेप जो होगा उसमें जो रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे उन्हीं की कॉन्सेंट्रेशन आप दिखाएंगे कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर डिपेंड करेगा। Now the next one, very very important, that is integrated rate law. Integrated rate law for zero order reaction, उससे हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जहां से आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम जो पूछे जाते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, आप एक इक्वेशन लेंगे पहले, लेट एन इक्वेशन बी अ केमिकल रिएक्शन लेंगे, ए मान लीजिए या आर मान लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है, ए मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहें आपकी मर्जी है कि भाई ए से आपको क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। एक रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एक रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें हमारे पास जो रेट होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि हमने एक रिएक्शन लिया, ए से हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। इफ आई वांट टू राइट द रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, देन रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू के मोलर कॉन्सेंट्रेट लॉ आपका यही कहता है कि रेट इज व्हाट, इट इज इक्वल टू दिस, बट इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया भाई आपने, जीरो लगा दिया। इसके ऊपर क्या लग गया आपके पास, जीरो लग गया है। रेट को हम एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट को लिखने का तरीका क्या है, इट इज माइनस डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के।
जब हमने शुरू में रेट की बात की थी तो इट इज अ स्मॉल चेंज इन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम ऐसा कर सकते हैं कि इट इज व्हाट, इट इज dx ओवर dt, बट ओवर हियर हमने a लिया है तो हम इस x को a से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा ले लेते हैं हम, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, इट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a अपॉन dt इज इक्वल टू k। इट इज dt को हम उधर ले जाएंगे, इट बिकम्स k dt। आफ्टर दिस हम इस रिएक्शन को क्या कर देंगे, हम इस कि दोनों साइड्स को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। हम इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस हम बाहर ले जाएंगे इंटीग्रेशन से, के डी टी, इसका भी हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन से साइन भी बाहर निकल गया, यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है के, उसको भी हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। कांस्टेंट कुछ भी हो आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब जो इंटीग्रेशन और आपके पास डिफरेंशिएशन होते हैं वो आपके एक दूसरे के क्या हैं, और रिवर्स हैं, अपोजिट हैं। ये कट जाते हैं इस तरीके से, ऐसा दिखाना नहीं है आपने, बट एक्चुअल में ऐसा होता है कि ये कट गए हैं। और जब आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं उसके बाद जो आपके पास एक्सप्रेशन आता है उसमें आपके पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है। तो यहां से जो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया, इट इज माइनस ए इज इक्वल टू के टी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप लिख लेंगे, आई से डिनोट कर लीजिए, डिनोट इट विद आई। सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, इट इज minus a is equal to kt plus I. Now the next step is what, you have to find out this integration constant. Integration constant find out करने के लिए आप क्या कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं कि भाई जब आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, वही जो A आपको प्रोडक्ट दे रहा है, जब आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो एट दैट टाइम T equals to 0 and this A is equal to the initial concentration, जिसको आप A नॉट से डिनोट कर सकते हैं। जो A था वो A नॉट के बराबर था और टाइम क्या था आपके पास, 0। Now suppose this is 1, put this condition in 1, what you will get, आपको क्या मिल जाएगा, A की जगह आप A नॉट लिख देंगे, K into 0 plus I, it becomes I की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस A नॉट। I की वैल्यू, हमारा मेन मकसद क्या था कि भाई हमने I निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट I। आप जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे वहां भी जब आप इंटीग्रेशन करके हटेंगे उसके बाद आप यही वाली कंडीशन जो है उसमें लगाएंगे कि जब टाइम 0 था तो जो कॉन्सेंट्रेशन थी जिसको हम फाइनल मान के चलते हैं वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट था विच इज डिनोटेड बाय ए नॉट। आई की वैल्यू 1 में पुट किया हमने, हमें क्या मिल जाएगा, put the value of I in 1, we got this, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, KT एक तरफ रहने देंगे, A वाली टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे,
it becomes A naught minus A, where A naught denotes initial concentration. यहाँ लिख लेंगे that A naught is denoting initial concentration and this A denotes final concentration. एक्सप्रेशन को ऐसे भी रहने दे सकते हैं आप। अगर आपको बोला है कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, के की वैल्यू दे रखी है, टाइम निकालिए, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतनी है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत बहुत ईजी है, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला भी बहुत ईजी है। ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कि भाई अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और इतना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इतना फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, इतना उसको टाइम लग रहा है, तो के की वैल्यू बताइए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे के की वैल्यू फ्रॉम हियर? इट इज ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। और अगर टी निकालने को बोल दिया, अगर टाइम निकालने को बोल दिया, रेट कांस्टेंट दे रखा हो, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट अगर आपको दे रखा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट टाइम फॉर दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट इज ए नॉट, कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है ये, अपॉन के। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं, ये वाला भी याद करना है, ये वाला भी याद करना है, और उसके बाद इसके आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं जो बहुत बहुत इजी हैं आपके पास। द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड rate law for first order reaction. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिराइव करिए, एक्सप्रेशन निकालिए, तो इसको भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे। आप एक केमिकल इक्वेशन मान के चलेंगे, लेट एन इक्वेशन अ केमिकल रिएक्शन दैट ए गिव्स यू प्रोडक्ट। ए से आपको क्या मिला? प्रोडक्ट मिला। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो इफ वी वांट टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? Rate of this reaction is equal to K and this is first order reaction. It means यहाँ पे 1 होगा। जो आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात अगर करते हैं या पावर्स की अगर बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। हमने पीछे किया जीरो ऑर्डर के लिए जिसमें a टू पावर 0 कर दिया, बिकॉज द रिएक्शन इज व्हाट? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें आपके पास जो रेट था रिएक्शन का, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। ए से इंडिपेंडेंट था, बट यहाँ पे जो आपके पास रिएक्शन है इट इज फर्स्ट ऑर्डर। कैसे करेंगे? वही रेट कैसे लिखेंगे? माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। ए वाली टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे, के के साथ हम dt को भेज देंगे, उसको अकेला नहीं रखेंगे। तो देखिए क्या बन गया आपके पास? इट इज माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, integrating both the sides, and what you will get?
इंटीग्रेशन लगा दिया हमने, पीछे बोल दिया कि अगर साइन वाइन है तो उसको बाहर लगा दीजिए, किससे, इंटीग्रेशन से, ये लीजिए लगा दिया। इट इज, अब हमारे पास इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, मैथ्स वालों को तो आते होंगे, बायो वाले इसको याद कर लेंगे कि भाई कैसे ये आएगा हमारे पास। उसके बाद के डी टी, पीछे हम सीख चुके हैं कि कोई कांस्टेंट है उसको भी बाहर निकाल दीजिए, कोई साइन है उसको भी बाहर निकाल दीजिए, साइन भी बाहर, के भी बाहर, ये लीजिए। अब हमारे पास पीछे तो हमने कर दिया, दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आपस में कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, आपके पास सिंपल जो भी टर्म थी वो बच गई। बट यहाँ पे तो कुछ और ही दिख रहा है हमें, इट इज डी ए ओवर, ऐसे नहीं करेंगे कि इसको और इसको काट दिया, ए ओवर ए वन कर दिया, नो, दिस इज अ फॉर्मूला इन इंटीग्रेशन, इट इज dx ओवर, अगर आपके पास x है और उसका इंटीग्रेशन है, dx ओवर x आपके पास है और उसका इंटीग्रेशन है, तो इट इज व्हाट, इट इज नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इट इज नेचुरल लॉग ऑफ x। जनरली हम जो लॉग यूज करते हैं इट इज ऑफ बेस 10। नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस नेचुरल लॉग टू द लॉग टू द बेस 10, तो हम उसको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है हमारे पास 2.303, उससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गॉट, इट इज माइनस, माइनस तो वैसा का वैसा ही रहेगा, इट इज नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू के टी हो जाएगा प्लस आई। इंटीग्रेशन कर चुके हैं और उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे टू फाइंड आउट आई, दैट एट टाइम t इक्वल्स टू, इसको मैं 1 बोल देती हूँ, एट टाइम t इक्वल टू 0, जो a था वो क्या था, a नॉट के बराबर था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी। इस चीज को हमने लिया और फर्स्ट में पुट कर दिया, हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट k इंटू 0 प्लस i, तो i की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, i कम्स आउट टू बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट। पुट दिस इन 1, पुट दिस वैल्यू इन 1, व्हाट यू विल गेट, 1 में पुट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। अब a और a नॉट को एक तरफ ले आएंगे, a और a नॉट को एक तरफ ले आएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा दैट नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू kt। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लॉग का, नेचुरल लॉग m माइनस, m कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया इधर, ये m जो है ऐसे लिखिए, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n, उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, दैट इज लॉग ऑफ m बाय n। तो इसको भी हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं उस फॉर्म में, इट इज नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट अपॉन a। ये लॉग जो है दोनों के लिए है, नेचुरल लॉग है। नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस नेचुरल लॉग इनटू द लॉग टू द बेस 10, देन द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपके पास ये रहता है, दैट इज 2.303 इनटू लॉग ऑफ a नॉट। जनरली आप मेंशन नहीं करते हैं कि इसके नीचे 10 है, स्टैंडर्ड है कि इसके नीचे 10 है, अगर बेस चेंज हो तो आपको बताता है कि इसके पास 2 है, 4 है, 6 है, कितना है, तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं बिकॉज ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे क्या है, बेस 10। ये हमारे पास एक साइड सॉल्व हो गई विच इज इक्वल टू kt। तो दिस इज रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ गया है, एक एक्सप्रेशन आ गया है, इसको हम
फिर से लिख लेते हैं, इट इज KT is equal to 2.303 log of initial concentration upon final concentration. Sometimes बोलता है K दे रखा है T निकालिए, T दे रखा है K निकालिए, तो very easy, it is very easy. K दे रखा है या T दे रखा है तो K निकालिए कैसे, 2.303 अपॉन T log of A नॉट अपॉन A, जिसमें A नॉट क्या है, एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है एंड दिस इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए कि इनिशियल आपने 100% ले रखा है, आपने जो रिएक्टेंट है वो 100% ले रखा है, कहता है कि 100% में से 80% कंज्यूम हो गया, हमारा रिएक्शन में क्या हो गया, यूज हो गया, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची, 100 लिया था आपने, 80 आपने खर्च दिया, कितना बचा 20. तो उस चीज को आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि यहीं पे बच्चे जो हैं वो गलती करते हैं कि भाई इनिशियल इतना है, बोला इतना डिकम्पोज हो गया, तो उसी डिकम्पोजिशन वाले को ही आप लिख देते हैं. जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास 100 रुपए हैं, दैट इज इनिशियल. आप मार्केट चले गए हैं, आपने पता नहीं क्या क्या खा लिया है, उसमें से 80 रुपए आपने खर्च दिए, बाकी आपके पास फाइनली कितने बचे, आपकी पॉकेट में कितने हैं, दैट इज ओनली 20. तो 80 ना लिखने की बजाय फाइनल की जगह आप क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे. यहां भी वही चीज अप्लाई कर लेंगे, राइट. K दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, T निकालने को कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, यहाँ पे K आ जाएगा, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा. तो यहां से न्यूमेरिकल आपको पूछेगा, चाहे किसी भी सीरीज में पूछेगा, बट पूछेगा जरूर, चाहे इसको डिराइव करने के लिए पूछ ले, चाहे न्यूमेरिकल पूछ ले, मतलब यहां से एक क्वेश्चन आपको पक्का है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो चलिए इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं. द क्वेश्चन इज व्हाट, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स. एक रिएक्शन आपने शुरू की जिसमें जो आप यहाँ पे जनरली दिया नहीं गया होता कि रिएक्टेंट जो है वो इतना है या प्रोडक्ट जो इतना है, रिएक्टेंट 100 मान के चलते हैं कि 100 ग्राम्स है हमारे पास और उसमें से 20% गया, फाइनल कितना बचा 80. कैलकुलेट द टाइम फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें से वो 20% जो है वो कंप्लीट हो गई है, 20% इज कंप्लीट. कितने मिनट लग रहे हैं उस 20% को कंप्लीट होने के लिए, दैट इज 10 मिनट्स. नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम. वेरी क्लियर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्या क्या दे रखा है हमें, T दे रखा है 10 मिनट्स. अगर आप 100 मान के नहीं चलना चाहते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप 100 माने, तो A भी मान सकते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आप 100 मान लें तो ज़्यादा बेटर है कि भाई A नॉट इज 100 और फाइनली उसमें से क्या कह रहा है कि 20% इज कंप्लीट. 100 में से 20 गया, 100 में से 20 के खा लिया आपने लड्डू, तो कितने बच गए हैं आपके पास पैसे, 80. ठीक है, 80 आपके पास बच गया है, तो 80 इज फाइनली इन योर पॉकेट. तो 80 जो है दैट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. T दे रखा है, A नॉट दे रखा है, A दे रखा है और रिएक्शन भी दे रखी है भाई, फर्स्ट ऑर्डर है, लगा दीजिए. तो अननोन क्वांटिटी है कि बची K, जो हम पहले यहां तक जो दे रखा है उसमें से K निकाल लेंगे और आगे उस K की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि रिएक्शन जो है वो सेम ही है. ऐसा नहीं कि रिएक्शन आधी कुछ और दे रखी है आधी कुछ, एक ही रिएक्शन है. तो K यहां से निकाल लेंगे. K इज कैसे निकालते थे, अभी अभी किया हमने, 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A नॉट अपॉन A. पुट कर दीजिए, T की वैल्यू 10, A नॉट की वैल्यू 100 और A की वैल्यू 80. K
is 2.303 upon 10 log of 100 upon 80। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। log of 10 to power 2 माइनस log m by n है तो क्या हो जाएगा log m minus n log 80। log 80 को कैसे लिख सकते हैं 2 to power 3 into 10 ऐसा लिख सकते हैं। 2 आगे आ गया, log 10 की वैल्यू याद रखेंगे 1 होती है, माइनस 3 आगे आ गया, log 2 प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इट इज माइनस log of 10। राइट 80 को लिखने का तरीका, या इसको ऐसे यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो, ऐसा कर लो, यहीं पे कर लीजिए, ये भी ठीक है वैसे, बट जितना सिंप्लीफाई आप करना चाहते हैं वो ऊपर ही कर लिया हमने सिंप्लीफाई। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। कैसे, इट इज log 10 माइनस log 2 to power 3 लिख सकते हैं हम इसको, 3 आगे आ गया, log 10 1 हो गया, माइनस 3 log of 2। log 2 की वैल्यू आपके पास आई थिंक इट इज 0.3010। पुट करेंगे सारी की सारी वैल्यू, जब आप पुट करेंगे तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, k कम्स आउट टू बी 0.0223 पर मिनट। k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, इट इज 0.0223 पर मिनट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन देखेंगे, आगे कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अब आपने टाइम फाइंड आउट करना है किसके लिए, कि जब आपकी रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाए। 100 आपके पास थे, 75 जब आप खर्च कर दो तब आप देखिए कि कितना टाइम हुआ है और कितना टाइम आपको लगा वो 75 रुपीज जो है खर्च करने में। बचेंगे कितने, 25 बचेंगे, कितने आपके पास 25। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस k की वैल्यू का यूज करेंगे, वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला, यही आप क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट t, टाइम निकालना है 2.303, k की वैल्यू जो आपने अभी अभी निकाली इट इज 0.223 log of 100 अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 75% कंप्लीशन कह रहा है, इट मींस द रिमेनिंग इज 25। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 आ जाएगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 62.18 मिनट। जो t की वैल्यू आ जाएगी इट इज 62.18 मिनट। वेरी सिंपल। अगर ऐसे दो आपको एक ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछ ली हैं, तो पहले में अगर टाइम पूछा है, टाइम निकालने को बोलते टाइम निकालिए, दूसरे में उस टाइम को पुट कर दीजिए। राइट, नाउ सी द नेक्स्ट वन। द क्वेश्चन इज व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15% कंप्लीट इन 20 मिनट्स। एक रिएक्शन जो 100 से चल रही है और मतलब आपके पास 100 है और 15 आपने खर्च कर दिए, बच जाएंगे 85। कितने मिनट्स में, 20 मिनट में ही आप 15 रुपीज खर्च कर दे रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट 60%? ये कितना टाइम लेगी 60% कंप्लीट होने में, मतलब आपको कितना टाइम लगेगा 60 रुपीज खर्च करने में, हमने वो फाइंड आउट करना है। अब ये भी दो चीजों का आपके पास, एक में k निकालना है, दूसरे में आपने क्या निकालना है, t निकालना है। वही सेम लगा दीजिए। नाउ द फर्स्ट थिंग इज टाइम इज गिवन टू यू, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप मान के चलेंगे 100 और फाइनल आपके पास कितना आ जाएगा, 15% आपका क्या है कंप्लीट हो चुका है, बच जाएंगे 85। तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे
to find out K, it is equal to 2.303 by T, that is 20 log of 100 upon 85. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे it comes out to be 8.13 into 10 to power minus 3 per minute. Now the second, जो सेकेंड पार्ट है इसका, उसमें क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये कितना टाइम लेगा 60% कंप्लीट होने के लिए. तो इट इज T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K, जो अभी अभी आपने निकाला, इट इज 8.13 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लॉग ऑफ 100 अपॉन 60% कंप्लीट हो गया बाय 40. और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 112.7 मिनट. So this is the way that how to calculate T, how to calculate K for the first order reaction. अगर ऐसे दो आपको पार्ट्स दे रखे हैं तो कैसे कैलकुलेट करना है, एक से T निकाल लेना है, एक से K निकाल लेना है, आपस में उनको क्या करना है, पुट करना है और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा. Now the next one is half life period, कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है. मान लीजिए मेरी एक रिएक्शन है और रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, मतलब 100 मैंने माना है, उस 100 ग्राम रिएक्टेंट को पूरा का पूरा कंज्यूम होने के लिए मान लीजिए 2 दिन लग रहे हैं, मान लीजिए 2 दिन लग रहे हैं, तो दैट इज द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. वो एक टाइम पीरियड है उस रिएक्शन के लिए कि भाई वो इतना टाइम ले रही है कंप्लीट होने में. अब कहता है कि हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड का क्या मतलब है कि जो 100 है, जो हमने 100 ग्राम माना है, वो 50 मतलब आधा होने में कितना टाइम उसको लगेगा, वही क्या है हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड. कि रिएक्टेंट की जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है उसको आधा होने के लिए इन हाउ मच टाइम इट विल बी हाफ, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड. एंड दैट हाफ लाइफ पीरियड इज डिनोटेड बाय दिस, टाइम है, पीरियड है, टाइम से डिनोट करेंगे. और फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम फाइंड आउट भी करेंगे. कहता है कि वो टाइम जिसमें हमारे पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या रह जाए, सॉरी जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल की क्या रह जाए, आधी रह जाए, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड. सो वी हैव एन एक्सप्रेशन, हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन था 2.303 for first order reaction by K log of A naught upon A. अब कहता है कि ये तो टाइम था, कंप्लीट रिएक्शन को होने के लिए जो लगा हुआ टाइम है, बट जब हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल की क्या रह जाए, आधी रह जाए, इट मीन्स कि दिस A becomes equal to A naught by 2. उस टाइम को जब ऐसा आपके पास सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाए किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, उसी टाइम को आप क्या कहेंगे, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, एंड इट इज डिनोटेड बाय T हाफ. जब आप ऐसा करेंगे कि A की वैल्यू A नॉट बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगी, A नॉट बाई 2 हो जाएगी, ये कैंसल, 2 ऊपर चला गया, log 2 is what 0.30, आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 2, जिसका वैल्यू कितना होता है आपके पास, इट इज 0.3010. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं इट कम्स आउट टू बी 0.693 अपॉन K. सो दिस इज द एक्सप्रेशन for half life period for first order reaction. और यहां से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं. दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो T हाफ इज 0.693 अपॉन K. चलिए देखें इसके न्यूमेरिकल्स देखें. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड of first order reaction where K की वैल्यू आपको दे रखी है and you have to find out T half. फॉर्मूला लगा देंगे, T half is equal to
0.693 अपॉन के, की वैल्यू फर्स्ट में है 200 पर सेकेंड। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 3.465 इंटू 10⁻³ सेकेंड। सिंपल कैलकुलेशन है। दूसरे में इट इज 0.693। देखिए ये पर सेकंड में है तो वो सेकंड में आएगा, टाइम है। ये पर मिनट में है वो मिनट में आएगा। ये पर ईयर में होगा तो वहां पे क्या आ जाएंगे आपके पास, ईयर्स आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगा, इट इज 0.3 ये आपके पास आ जाएगा इन मिनट्स। एंड द लास्ट वन यू विल ट्राई इट फॉर इट, आप करेंगे इसके लिए ट्राई। द नेक्स्ट वन इज द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। ये किसका आपके पास वैल्यू है, दैट इज के। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट to 1/10 of its initial concentration। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 100 है या आप A मान ले तो 1/10 क्या हो जाएगी, A/10, दैट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो कैसे इसको करेंगे, व्हाट इज गिवन टू यू, रेट कांस्टेंट इज गिवन टू यू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Rate constant is given to you. How long will it take to reduce the concentration of the reactant to 1/10 of its initial concentration? Value of K is given to you. It is 60 per second. Now you have to find out time. T is equal to 2.303 upon K log ऑफ, इसको A0 ही मानिए, डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। आपको कह रहा है कि इनिशियल का 1/10 है, इट इज 1/10 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। K का वैल्यू पुट करिए, इट इज 2.303 अपॉन 60 लॉग ऑफ, आपस में कैंसिल, 10 ऊपर चला गया, log 10 इज व्हाट, 1। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 3.8 इंटू 10⁻² सेकेंड। द नेक्स्ट वन इज, सो वी हैव this equation in which the rate constant is given to you, it is 60 per second, and the initial concentration जो आपके पास A0 है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी आपके पास 1/10 होगी. सो आगे देखिए, द नेक्स्ट वन इज the thermal decomposition of a compound is of first order. आपके पास एक कंपाउंड दे रखा है जिसको थर्मली डिकम्पोज किया जा रहा है और रिएक्शन को जब स्टडी किया जा रहा है इट इज फर्स्ट ऑर्डर. इफ 50% ऑफ द कंपाउंड इज डिकम्पोज्ड इन 120 मिनट्स. यहाँ पे देखिए 50% ऑफ द कंपाउंड इज डिकम्पोज्ड इन 120 मिनट्स, इट इज टी हाफ. ये हमारे पास क्या है, हाफ लाइफ टाइम है. दिस इज हाफ लाइफ टाइम. सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 90% ऑफ कंपाउंड टू डिकम्पोज. पहले आपने टी हाफ में से के निकालना है, उसके बाद उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगानी है. चलिए देखिए, from half life period we have this upon T half which is given to you, it is 120, it is 0.693 upon 120. आपके पास ये आ जाएगा. यहां से
आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी, इट इज 5.77 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद कह रहा है कि भाई हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, टाइम निकालना है, दैट हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 90% ऑफ डिकम्पोजिशन। आपके पास जो कंपाउंड है 90% डिकम्पोज हो जा रहा है, फाइनली क्या बचेगा आपके पास 10%। तो हम लगा देंगे यहां पे फॉर्मूला, इट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाउ टू कैलकुलेट दिस, इट इज 2.303 अपॉन K log of A0 अपॉन A। A को आप 100 पुट करिए, A को आप क्या पुट करेंगे, फाइनल कितना बचेगा 90% डिकम्पोज होने के बाद, दैट इज 10। और इस सबको कैलकुलेट करके यहाँ पे K की वैल्यू रख दीजिए जो आपके पास यहाँ ऊपर वाले स्टेप से आई है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 399 मिनट्स। आपके पास इतना निकल के आ जाएगा, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे इसका, वेरी सिंपल। यहां से कट जाएगा, log 10 ही बचेगा यहाँ पे आपके पास, बाकी सारा कैलकुलेशन यहीं पे रह गया। log 10 इज 1, बाकी जो भी कैलकुलेशन होगी वो यहां से निकल के आपके पास क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 399 मिनट। वन मोर न्यूमेरिकल, इट इज फॉर यू, एंड इसको भी उसी सेम तरीके से करना है जिसमें हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है, एक रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है कार्बन 14, उसका हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है, इट इज 5730 ईयर्स में है। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन्ड वुड ओनली 80%। अब आपके पास एक वुड का लॉग वगैरह होगा जिसका ये आप जैसे पेड़ वेड़ की आप जब लाइफ फाइंड आउट करते हैं तो फॉर दैट यू आर यूजिंग कार्बन 14, दैट इज कार्बन डेटिंग जिसको आप कहते हैं, उसका यूज किया जाता है। तो कह रहा है मतलब उसी की एक बात हो रही है कि एक आपके पास कोई पेड़ वेड़ होगा, उसका जो लाइफ टाइम है वो इतना है, हाफ लाइफ पीरियड उसका इतना है, और क्या उसमें देखा जा रहा है कि 80% जो है वो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कार्बन 14 जो है दैट इज 80%। अब यहां पे आप वैसा नहीं करेंगे कि भाई यहां 20 ले लिया, नो, ये फाइनल दे रखा है, 80 इज फाइनल। तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा वो 80 आ जाएगा। आपको एज फाइंड आउट करनी है, मतलब आपको टाइम फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट टाइम। यहां पे बोला हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ रेडियो एक्टिव डीके, यहां से आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये टाइम दे रखा है आपके पास, एंड वी हैव दैट फॉर्मूला T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K। तो K की वैल्यू आ जाएगी, टाइम तो दे रखा है T हाफ आपको, K की वैल्यू को आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज फॉर यू एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।